हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौशल लेवाइस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। देखो, जो ये टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है जो मैं आपको कराती हूँ ना, तो वो एनसीईआरटी को बेस मान के कराती हूँ, ताकि ना तो आपको कंटेंट का दिक्कत हो कि कहीं मैडम ने ठीक बताया है या गलत बताया है। तो जो हमारी एनसीईआरटी होंगी ना, उससे रेफरेंस मान के करते हैं, ठीक है। ताकि क्योंकि आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर आगे नेट सेट, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी से ही लेते हैं क्वेश्चन सीधा, पीजीटी टीजीटी के लिए भी। तो बेटर है कि हम वहीं से करें जो रेलेवेंट हो। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को या फिर आगे जितने भी टॉपिक मैं करवाती हूँ सब एनसीईआरटी से कराती हूँ, ठीक है। तो कोई इशू ही नहीं है उसका, तो कि कुछ गलत बताया होगा या नहीं, वो सीधा आपके सामने है एनसीईआरटी, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। कौशल लेवाइस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये पहला टॉपिक हमारा केमिकल बॉन्डिंग का। देखो, जो केमिकल बॉन्डिंग होता है ना, उसका मतलब होता है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स कैसे कैसे बन सकते हैं, अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, है ना। और बॉन्ड्स बनते और टूटते ही क्यों है, ताकि हमारी रिएक्शंस हो सके, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए कि जो मॉलिक्यूल्स हम पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं कितनी सारी ऑर्गेनिक के अंदर, तो वो कैसे होती है, उसका इनऑर्गेनिक अप्रोच हम देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज आई थी। पहले कौन सी थ्योरी आई, कौशल लेविस आई, उसके बाद आया वेस्पर थ्योरी, फिर वीबीटी, फिर एमओटी। तो ये क्या थी, जैसे अगर हम कोई काम करते हैं, पहले हम परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन बाद में टाइम टू टाइम उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके उसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ना। सेम यही थ्योरीज आई थी कि एक की जो लिमिटेशंस थी उस पर काम करके दूसरे साइंटिस्ट ने और अच्छे से दूसरी थ्योरी दी, फिर उसमें कोई लिमिटेशन आई तो दूसरे साइंटिस्ट ने उसे आगे बढ़ाया। तो सेम इसी तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। तो पहली थ्योरी है हमारी कौशल लेवाइस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। पहले तो हम इसका बेसिक्स पढ़ेंगे कि कैसे ये क्या होता है। देखो, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वर मेड, बट इट वाज ओनली इन 1916 व्हेन कौशल एंड लेविस सक्सेडेड इंडिपेंडेंटली इन गिविंग अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। मतलब एक केमिकल बॉन्ड को बताने के टर्म में कि कैसे एक केमिकल बॉन्ड बनता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। लेकिन 1916 के अंदर क्या था, जो कौशल और लेविस थे, सिर्फ उन्हें ये सफलता प्राप्त हुई थी कि वो इंडिपेंडेंटली क्या बता सकें, एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दी थी उन्होंने कि कैसे एक फॉर्मेशन होगा केमिकल बॉन्ड का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। ये पहले थे जिन्होंने ये प्रोवाइड किया था कि कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी वैलेंस की, विच हैज़ बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। जो किस पे बेसिस था, इनर्टनेस नोबल गैस की। इसका मतलब देखो, जो हमारी नोबल गैस होती हैं उसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब किसी का ऑक्टेट ही कंप्लीट है तो वो क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे हम इनर्ट बोलते हैं, ठीक है। लेविस पिक्चर्ड द एटम इन द टर्म ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल। मतलब लेविस ने क्या बोला कि जो एटम के अंदर है ना पॉजिटिवली चार्ज, उसे बोल दिया कर्नल। अब ये कर्नल का क्या इंक्लूड करता था, ये सिर्फ न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं करता था, जो इनर इलेक्ट्रॉन थे ना उनको भी इंक्लूड करता था, जैसे कि हीलियम 1s2। तो ये इनर ऑर्बिटल्स हैं, तो ये इसको भी इंक्लूड करेगा। अब नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन में क्या होता है, 1s1 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो ये जो 1s वाले थे ना, जो इनर ऑर्बिटल थे, वो इनको भी इंक्लूड करता था, आउटर को नहीं करता था, ठीक है। तो इनर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को मिला के इसने क्या टर्म दी, कर्नेल, ठीक है। द आउटर शेल दैट कुड अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने बताया कि जो आउटर शेल है उसके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
और फर्दर इन्होंने एज्यूम किया था कि जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे ऑक्यूपेंसी करेंगे, वो ऑक्यूपाई करेंगे कॉर्नर क्यूब का, जो कि सराउंड कर रहा था हमारे कर्नेल को। मतलब सपोज़ करो आपका ये जो रूम है वो क्यूब ही शेप है ना उसकी, तो जो बीच में है वो कर्नेल है। जैसे कमरे के बीच में एक कुर्सी रख दो और वहाँ बैठ जाओ तो आप क्या होगे, कर्नेल होगे। ठीक है, कर्नेल का मतलब न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स। और जो साइड के जो कॉर्नर्स होंगे ना आपके, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 कॉर्नर्स होते हैं ना हमारे रूम के अंदर। तो वहाँ पे क्या है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन बैठे हैं 8, तो वो क्या कर रहे हैं, हमें सराउंड करने हैं ना कर्नेल को। तो सेम इसी सिचुएशन को इमेजिन करो, रूम के अंदर 8 कॉर्नर पे बाहर वाले 8 इलेक्ट्रॉन और बीच में बैठा है कर्नेल, तो वो उसको क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। दस द सिंगल outer shell electron of sodium would occupy one corner of the cube। और इससे क्या कंक्लूज़न हुआ कि जो सिंगल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, एक कॉर्नर क्यूब का। मतलब अब 8 इलेक्ट्रॉन 8 कॉर्नर्स पे बैठे हैं रूम के। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे बैठा होगा, एक कॉर्नर पे बैठा होगा ना। while in case of noble gas all 8 corners would be occupied। और अब क्या है, जो नोबल गैस होगी उसके अंदर तो 8 कॉर्नर ऑक्यूपाई होंगे, क्योंकि नोबल गैस की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बाहर के शेल में, तो इन 8 कॉर्नर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, while in the case of noble gases, ये हमने पढ़ लिया, this octet of electrons represent a particularly stable electronic arrangement। मतलब जो ये ऑक्टेट हमने इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को डिफाइन कर रहा है कि सेंटर में एक कर्नेल होगा और हम एक क्यूब के सेंटर में जैसे कर्नेल को मान लो, क्योंकि हमारा कमरा भी एक क्यूब होता है तो उसी को अज्यूम करेंगे। और जो 3D के अंदर जो विजुअलाइजेशन हम करेंगे उससे जल्दी याद होगा। ठीक है, तो हमारे रूम के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। अब जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स मिल लेते हैं, जैसे हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 कॉर्नर ऑक्यूपाई होंगे। ठीक है, सातों पे एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब नोबल गैस के अंदर क्या होते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो 8 कॉर्नर पे एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई किया था कॉसेल और लेविस ने। लेविस postulated that atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bonds। अब लेविस ने क्या बोला कि जो एटम होते हैं ना वो स्टेबल ऑक्टेट कब बना सकते हैं अपना, जब वो लिंक होते हैं किससे, केमिकल बॉन्ड्स से। ठीक है, अब ये क्यों होंगे लिंक, क्योंकि जितने भी ये जैसे एलिमेंट्स होंगे, जैसे हेलोजन हो गया, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसे एक और चाहिए ताकि वो स्टेबल हो सके। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, नोबल गैसेस की, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब क्या करेगा, क्लोरीन के अंदर 7 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन और लेके 8 बनाना चाहेगा, है ना। तो वो ऐसे किसी पार्टनर को ढूंढेगा जो उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दे। अब हमें पता है जो एल्कली मेटल्स होते हैं उसकी टेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जैसे Na है वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, Mg है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, Al है वो 3 इलेक्ट्रॉन देता है Al3+ बनाने के लिए। और ये Na और Mg Al जैसे मेटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहे हैं, ताकि इनकी भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ सके। अब जब सोडियम है, इसके बाहर वाले शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने उस 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा बाहर, ताकि उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ सके, है ना। और क्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल हो सके। अब आप इसे इस तरीके से समझो, जैसे आप 2 दोस्त हो, ठीक है, एक के पास है 101 रुपये, एक के पास है 99 रुपये। ठीक है, अब दोनों को इक्वल करने हैं, मतलब जो स्टेबिलिटी है ना वो तब आएगी जब आप दोनों के पास 100 रुपये हो। ठीक है, तो आपका दोस्त क्या करेगा, आपको 1 पैसा दे देगा
1 रुपया दे देगा तो उसके 100 हो गए। अब आपके पास 99 थे तो आपके पास भी 1 रुपया आ गया तो आपके भी 100 हो गए। दोनों ने क्या कर ली, जो कंडीशन थी कि 100 रुपीज़ होने चाहिए तो वो सेटिस्फाई होगी ना। तो इसी तरीके से एटम्स के अंदर होता है। इनका जो स्टेबिलिटी का लेवल होता है वो होता है कि इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, ठीक है। सेम अब लेविस ने ये बताया है इन केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, मतलब हम इन्हें NaCl का केस ले लिया। ये कैसे फॉर्म होता है देखो, दिस कैन हैपन बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन देयर बाय गिविंग ए Na+ एंड Cl- आयन। सेम वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे Cl2, H2, F2, जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, मतलब इनके अंदर क्या होगा, शेयरिंग होगी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इन द प्रोसेस ईच एटम अटेन ए स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस शेयरिंग से क्या हो जाएगा कि ये स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे। अब जैसे क्लोरीन है दो, Cl2, तो ये क्या होता है, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो अपना इलेक्ट्रॉन दे सके, है ना, कम्प्लीटली डोनेट नहीं कर सकता ये। अब क्या करेंगे ये, जैसे क्लोरीन के अंदर भी 7 हैं और दूसरे क्लोरीन के अंदर भी 7 है तो ये शेयरिंग कर लेंगे आपस में, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और ना ये एक दूसरे को देंगे, ठीक है। अब जैसे इसका कॉमन एग्जांपल लो शेयरिंग का, जैसे एक क्या है, मैडम ने आपको एक इरेज़र दे दी, ठीक है, और एक इरेज़र है, 2 स्टूडेंट है, तो जब जिसको जो चाहिए होगा तो वो इरेज़र ले लेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे, तो वो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऊपर वाले में क्या हो रहा था, NaCl के फॉर्मेशन में आयंस का फॉर्मेशन हो रहा था, उसमें था डोनेशन की, कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो दे ही दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी मंदिर के अंदर वो दान पेटी में पैसे डाल दिए तो आप वापस थोड़ी ना लोगे उसे, डाल दिए तो डाल दिए। अब आपको पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है, 50 रुपीज़ आपके पास है, 50 आपके फ्रेंड के पास है, लेकिन पिज़्ज़ा है 100 रुपीज़ का, तो आप दोनों ने क्या किया, 50-50 अपने दे के एक 100 वाला पिज़्ज़ा ले लिया और फिर शेयर करके खा लिया, ठीक है, तो वो हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब है लेविस सिंबल, in the formation of molecule only the outer shell electrons take part in chemical combination and they are known as valence electrons। मतलब अब लेविस ने ये बताया, क्योंकि ये थ्योरी किसने दी थी, लेविस ने इंडिपेंडेंटली काम किया था और कौशल ने अपना अलग किया था, तो इसी वजह से इसे बोलेंगे हम लेविस सिंबल्स, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है। इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई मॉलिक्यूल जब हमें बनाना होता है ना तो क्या होता है, सिर्फ बाहर वाले आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्ड के अंदर एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे इज़राइल ईरान में वॉर चल रहा था, है ना, तो क्या कर रहे थे, जो अंदर के लोग हैं वहाँ की जनता वो थोड़ी ना पार्टिसिपेट कर रही थी, सिर्फ आर्मी जो हमारे कंट्री को गार्ड करती है वही तो पहले फ्रंटियर होते हैं ना, वही जाके अटैक करते हैं ना, तो वो क्या होंगे, उन्हीं उसी टाइप से इसमें है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे ना सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे, किसमें, किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के अंदर, जब केमिकल कम्बिनेशन करनी है और कोई बॉन्ड बनाना है, और इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
The inner shell electrons are well protected and are generally not involved in combination process. और जो inner shell electrons है वो क्या हैं, well protected हैं और वो इन्वॉल्व नहीं होती कॉम्बिनेशन प्रोसेस के अंदर, मतलब रिएक्शंस के अंदर। उसी तरीके से जैसे कहीं पे कंट्री में वॉर होगा तो क्या होता है, आर्मी जाके अटैक करती है ना, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो वहाँ की पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, उन्हीं को प्रोटेक्ट करती है ना, तो वो इन्वॉल्व नहीं होते वॉर के अंदर। वो लास्ट कंडीशन होती है जब होते हैं, ठीक है। तो हमारी आर्मी क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमें सेफ गार्ड कर रही है एनिमीज से। और जो हम हैं पब्लिक, हम इन्वॉल्व नहीं होते सीधा वॉर के अंदर, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। तो सेम इसी तरीके से है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल के जो इन्वॉल्व होंगे और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट होंगे, जनरली नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। अब ये बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको इस वीडियो के अंदर याद हो जाए, बार बार दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े। अब G.N. लेविस जो अमेरिकन केमिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, सिंपल नोटेशन, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के अंदर। इन नोटेशंस को ही क्या बोला गया, लेविस सिंबल्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये सारे क्या हैं, सेकेंड पीरियड के हैं, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम है, और उसके बाद सेकंड पीरियड आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अब लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1। अब देखो, जो इनर शेल थे वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करे, तो 1s2 तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो बाहर वाला क्या हो गया, सिर्फ 2s1। इसी तरीके से बेरिलियम में 1s वाला हर जगह इग्नोर करते चलो, ठीक है, वो लेना ही नहीं है आपको। जो बाहर वाला आउटर कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ वो लो। अब बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 और फ्लोरीन में 7, क्योंकि वो हेलोजन फैमिली से है। और नियोन क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो नोबल गैस से है नियोन, ठीक है। अब ये जो लेफ़्ट साइड वाले एटम हैं, जैसे कि लिथियम, ये स्टेबल कैसे हो सकता है, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा, 1s2, तो वो क्या होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हीलियम की क्या होती है, 1s2, और वो नोबल गैस के अंदर ही होता है ना। अब बेरिलियम के अंदर है, अब बेरिलियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से बोरॉन 3 एटम दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा। अब कार्बन के अंदर क्या है, वो शेयरिंग करेगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के अंदर क्या है, 5, 8 बनाने हैं ना इसे, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन। तो इसमें क्या करना है, हमने जो लेविस का जो ये बताया था ना, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखनी है हमें, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल। अब इन डॉट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो जितने भी नंबर ऑफ डॉट्स लिखे हुए हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे लिथियम के अंदर क्या है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के अंदर 2, बोरॉन के अंदर 3, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ वैलेंस, ठीक है, ये पता चल गया। दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प टू कैलकुलेट द कॉमन और ग्रुप वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। और इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें क्या पता चलता है, हम कैलकुलेट करते हैं कॉमन या फिर ग्रुप वैलेंसी किसी एलिमेंट की। अब जो ग्रुप वैलेंसी है एलिमेंट की, वो जनरली या तो इक्वल होगी नंबर ऑफ डॉट्स के, ठीक है, या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स के और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब है कॉसल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग, ड्रू अटेंशन टू फॉलोइंग फैक्ट्स। अब जो कॉसल है उसने क्या क्या रिलेशन दिए थे केमिकल बॉन्डिंग के, उन फैक्ट्स को हम पढ़ते हैं। देखो, जो पहली बात इसने कहा था, इन पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस हैं और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स हैं, वो किसके द्वारा सेपरेट होंगे, नोबल गैसेस, ठीक है। क्योंकि 17 के बाद 18th ग्रुप और 18 के बाद फर्स्ट ग्रुप, सीधा 19th ग्रुप तो है ही नहीं। दो 18th और फर्स्ट ग्रुप के बीच, 17th और फर्स्ट ग्रुप के बीच में कौन है, नोबल गैसेस। तो इसने यही बताया था।
अब जो फॉर्मेशन है नेगेटिव आयन का किसी हेलोजन एटम पे और पॉजिटिव आयन का एल्कली मेटल एटम के, वो किससे एसोसिएट होगा? गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बाय रिस्पेक्टिव एटम। अब जो हेलोजन एटम है उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिएगा तो वो क्या बना लेगा? नेगेटिव आयन। और एल्कली मेटल्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो पॉजिटिव आयन्स फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन हैं वो अटेन करेंगे स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि एल्कली मेटल्स हैं वो क्या करेंगे? द नोबल गैस विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम विच हैज़ ए डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब नोबल गैसेस एक्सेप्शन क्या है? हीलियम, क्योंकि इसके अंदर क्या है? डुप्लेट है इलेक्ट्रॉन का। 1s2 हैव अ पार्टिकुलरली स्टेबल आउटर गैस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8। मतलब बाकी की कितनी हैं? बाहर वाले जो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p6, लेकिन सिर्फ हीलियम ऐसा है जिसके अंदर डुप्लेट है, मतलब 1s2। अब जैसे लिथियम है, लिथियम क्या है? एल्कली मेटल है। अब लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1। अब 2s से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो 1s2। अब 1s2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम की, तो होगी ना उसकी अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी तरीके से करना है। लेकिन जो बाकी के हैं लिथियम के बाद जैसे सोडियम मैग्नीशियम, तो वो क्या करेंगे? नीचे वाली जो गैसेस हैं उनका स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेंगे। अब जो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं आयंस वो स्टेबलाइज किससे होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन, एल्कली ने तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब जो Cl है उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब ये स्टेबल कैसे होंगे? मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता है कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और इन्हीं अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, ठीक है। मतलब दो अपोजिट चार्जेस के अट्रैक्शन, इनको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखो NaCl का एग्जांपल दे रखा है ना इन्होंने, जो मैंने आपको बताया था। अब जैसे Na से Na पॉजिटिव बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? Ne नियोन, क्योंकि नियोन के अंदर क्या होते हैं? मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना टोटल। तो सोडियम के अंदर कितने? 11 है, तो 10 के लिए रिप्रेजेंट कर दिया Ne। अब क्या हो गया? 3s1। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, ये निकाल के इसे Ne की कॉन्फ़िगरेशन, नियोन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, क्योंकि ये नोबल गैस है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Ne बन गया, ये Na पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? नियोन के इक्वल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेम के ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, Cl- बन गया। पहले इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 3p5 थे। अब ये क्या हो गए? 3p6। और ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? आर्गन की। आर्गन भी क्या है? एक नोबल गैस है, ठीक है। अब सिमिलरली अब जो आयंस बने Na+ और Cl-, इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, जिससे ये आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या बना लेंगे? NaCl, नमक। सिमिलरली क्या फॉर्मेशन है? CaF2 के। अब F क्या ले रखे हैं इन्होंने? 2 ले रखे हैं, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी नोबल गैस के इक्वल होती है, ठीक है। क्योंकि एल्कलाइन मेटल है, जो एल्कली थे वो तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, अब ये एल्कलाइन में आता है तो एल्कलाइन क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। अब इसके बाहर वाले शेल में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2, ठीक है। क्योंकि इसके आर्गन के अंदर कितना था? 18 इलेक्ट्रॉन्स वाले को ही आर्गन बोलेंगे ना, क्योंकि आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 18 + 2 इसका 20 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा, इसे 18 बनाने हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब फ्लोरीन अगर 1 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? 2 फ्लोरीन लेने पड़ते हैं, ताकि 2 फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले और क्या बन जाए? Ca2 पॉजिटिव बन गया और 2F- बन गए, ठीक है। फ्लोरीन 2 लिए ना, तो 2 फ्लोरीन नेगेटिव आयंस बने हैं। अब इनके बीच में क्या होगा?
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, जिस वजह से जो CaF2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, the bond formed as a result of electrostatic attraction between the positive and negative ion was termed as electrovalent bond। मतलब जो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बना है, इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। द इलेक्ट्रोवैलेंस इज thus इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस ऑन द आयन। और इलेक्ट्रोवैलेंस किसे बोलेंगे हम? जितना नंबर ऑफ यूनिट चार्ज होगा किसी आयन के ऊपर। जैसे कि NaCl है, NaCl के ऊपर टोटल कितना चार्ज हुआ? Na+1 और Cl-1। ऐसे ही CF2 के ऊपर क्या चार्ज था? Ca2+ और F-। ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम की क्या होगी? 2 होगी, और क्लोरीन की कितनी है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोवैलेंस क्लोरीन का कितना हुआ? 1, और कैल्शियम का कितना हुआ? 2। और NaCl के केस में इलेक्ट्रोवैलेंस किसके इक्वल थी? Na के ऊपर +1 चार्ज था तो उसकी 1 थी, और Cl के ऊपर -1 चार्ज था उसकी भी 1 थी। अब जैसे AlCl3, एल्यूमिनियम क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 Cl चाहिए ताकि वो तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लें, तो AlCl3 बन गया। अब आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी एल्यूमिनियम की बताओ, तो एल्यूमिनियम की क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। और Cl की क्या होगी? -, क्योंकि उसके ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि 3 क्लोरीन है, तीनों के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज है। ये नहीं बोलेंगे कि F के ऊपर 3-, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 फ्लोरीन है, एक एक नेगेटिव चार्ज लेंगे ये। ठीक है, Kochele's postulation provide the basis for the modern concept regarding ion formation by electron transfer and the formation of ionic or crystal compounds। मतलब जो कोशल के पोस्टुलेट्स थे ना, वो बेसिक्स थे जो प्रोवाइड कर रहे थे ताकि जो मॉडर्न कंसेप्ट है हमारे कि आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा, या फिर जो आयनिक कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं, हीज व्यूज़ have proved to be of great value in understanding and systematizing of ionic compounds। मतलब उसकी जो ये थ्योरी थी ना, कि इन्होंने बताया था कि जैसे एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये क्या थी? इन्होंने ये प्रूव किया था कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। मतलब सिर्फ समझाया ही नहीं था, एक सिस्टमेटिक तरीके से बताया था कि क्या क्या कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और बॉन्ड को क्या बोला गया था? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एट द सेम टाइम ही डिड रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड डिड नॉट फिट इनटू दीज कंसेप्ट्स। लेकिन उन्होंने ये भी पता चला जब ये बना रहे थे कंपाउंड्स, तो कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जो कि इस कंसेप्ट में फिट ही नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ क्या होता है, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये फार्मूला लग गया। अब AlCl3 है, MgCl2 है, या फिर NaCl जिसमें एल्कली मेटल हो गया, या फिर एक हैलोजन वगैरह हो गया जो अटेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। लेकिन कुछ एलिमेंट्स मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होता, तो उस वजह से क्या होता है? डेवलपमेंट होती रहती है थ्योरीज़ के अंदर। अब जैसे आपने क्या बनाना है? कोई सब्ज़ी बनानी है, ठीक है, तो उसमें मतलब पहली बार बना रहे हो आप, तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक कम हो गया, तो आप क्या करोगे? चखोगे और दोबारा डालोगे ताकि उसका इम्प्रूवमेंट हो सके। अब फिर से कम हो गया तो फिर से टेस्ट करोगे और फिर से डालोगे। तो सेम इन्हीं के अंदर था। तो साइंटिस्ट भी यही करते थे कोई थ्योरी बनाने से पहले, मतलब वो पहले देखते थे कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, फिर उन्हें लिमिटेशन मिलती थी तो उसका फिर से मॉडिफिकेशन होता था। ठीक है, और फिर जाके कंक्लूज़न में आज हम ये थ्योरीज़ को पढ़ रहे हैं। अब आया ऑक्टेट रूल। अब जो कोशल-लेवाइस थे 1916 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी का फॉर्मेशन किया था जो थी केमिकल कम्बिनेशन की एटम्स के बीच में, और उसे क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था? जो एटम है वो कंबाइन कर रहे थे या तो ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम से दूसरे एटम की तरफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करके, जैसे NaCl में था, CF2 के अंदर था, मतलब कंप्लीट ट्रांसफ़र था इलेक्ट्रॉन्स का, एक ने पूरा दे ही दिया दूसरे को इलेक्ट्रॉन। या फिर क्या हो सकता है, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या हो रहा था, शेयरिंग, जिससे क्या हो, टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल, ठीक है। और शेयरिंग वाले को क्या बोला था, ऑक्टेट रूल, मतलब इस पूरे को बोला गया था ये, कि या तो कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे, या फिर शेयरिंग होगी वैलेंस, क्योंकि हमें बराबर अटेन करने हैं। अब जैसे एक तो केस ये था कि एक के पास 101 रुपीज़, एक के पास 99 है, जो स्टेबिलिटी होगी वो तब होगी जब दोनों के पास 100 रुपये होंगे, तो वो अपना एक दे देगा तो 100 हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज। अब 99 वाले ने 1 रुपया लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो 100 हो गया, तो स्टेबल दोनों हो गए, है ना, इन्वॉल्व दोनों थे ना, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ था 1 रुपये का। दूसरा था शेयरिंग, कि दोनों के पास 50-50 रुपीज़ थे, पिज़्ज़ा था 100 का, तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, इक्वल कंट्रीब्यूशन किया दोनों ने, और आपस में मिलके एक 100 वाला पिज़्ज़ा ले लिया, तो वो क्या था, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से कंपाउंड के अंदर शेयरिंग होगी, जैसे F2 के मॉलिक्यूल 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो क्या कर रहे थे, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे थे, ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब वो इन दोनों को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब आ गया कोवलेंट बॉन्डिंग। अब लैंगमूर ने इसके ऊपर काम किया था, तो इसको हम अगले उसके वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।